हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का जो है चैप्टर 2 करेंगे, भोजन के घटक। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने कल किया था। ये 6th क्लास की साइंस की बुक है और इसका सेकंड चैप्टर हम आज करेंगे। फ्रेंड्स, हम अब केवीएस को टारगेट करते हुए जो है एनसीईआरटी की तैयारी करेंगे। जो जो चैप्टर केवीएस में पूछे जाएंगे वो चैप्टर हम करेंगे। मैं कौन कौन से चैप्टर हम करेंगे केवीएस के लिए, इसकी वीडियो जो आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगी और हम ये सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकते हैं, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। देखिए, क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरी ओर खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती हैं। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिखाए गए। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से या जंतुओं से जो है मिलते हैं। देखिए, पंजाब में क्या क्या खाया जाता है? मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी। और आंध्र प्रदेश में जो है चावल, अरहर की दाल तथा रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी और अचार, ये जो है वहाँ का मुख्य भोजन है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। देखिए, ये मंड के लिए परीक्षण इस चित्र में दिखाया गया है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ये देखिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब ये मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखिए, ये रंग नीला हो गया तो ये मंड की उपस्थिति को जो है दर्शाता है कि आलू में मंड होता है।
इस परीक्षण को अन्य किसी खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि किस में मंड है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल लें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने देखा क्या परख नली का पदार्थ है बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो नीला और काला रंग जो है कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति को दर्शाता है और बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं? वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल या कोई धब्बा न रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपसे कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जाता है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ स्रोत इस चित्र में जो है दिखाए गए। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी। इन सब से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। अब ये देखिए वसा के कुछ स्रोत: अंडे, क्रीम, मछली, मांस, घी, दूध, मक्खन। ये जो है जंतु स्रोत हैं। और पादप स्रोत देखिए वसा के: गिरी, तिल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली। ये जो है वसा के पादप स्रोत हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे, बाद में आपको ये प्रोटीन के कुछ स्रोत पहले मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटीन के स्रोत हैं चना है, मूंग है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है, तुअर दाल है। ये जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। ये प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध। ये प्रोटीन के जो है जंतु स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मैंने आपको चित्र दिखा दिया। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाया गया। देखिए ये विटामिन ए के कुछ स्रोत: पपीता है, गाजर है, आम है,
ये जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। ये मछली का तेल और दूध है। विटामिन बी के स्रोत हैं चावल, यकृत, गेहूँ। विटामिन सी के स्रोत हैं अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा। विटामिन डी के स्रोत मछली, अंडे, मक्खन, दूध। ये जो विटामिन डी के स्रोत हैं। तो देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर चित्र अभी हमने खुद दिखाए हैं। ये देखिए कुछ खनिज लवणों के स्रोत इस चित्र में दिखाए गए। खनिज लवणों के आयोडीन के स्रोत हैं ये सभी। ये पालक हैं, ये अदरक है, ये मछली है। और ये फास्फोरस के कुछ स्रोत केला है, दूध है, मिर्च है, गेहूँ है, चावल है। लोहे के स्रोत ये सेब है, पालक, ये सारी चीज़ें जो है लोहे के स्रोत है। कैल्शियम के स्रोत है दूध और अंडा। देखिए, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी यानी कि गर्मी के दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इनकी कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत अभी मैंने दिखाए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा किसे कहते हैं, रुक्षांश को, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन में अत्यंत आवश्यक हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है? ये देखिए, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी पालक या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपके किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब देखिए, संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को जो है संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिसी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं?
छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता, संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन के पकाने से स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता, बाद में इसे फेंक दिया जाता, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूजों ने सोचा कि हर व्यक्ति वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी हाइड्रोयुक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में विशेष पोषकों की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर के रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पैचिस आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों तथा खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित भोजन लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषण तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट सारणी है, ये हम पढ़ेंगे। विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं? अक्षीणता, दृष्टिहीनता। उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 से कौन से रोग होते हैं? बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से जो है अस्थियां और दंतक्षय होता है, कमजोर अस्थियां और दंतक्षय। आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा की कमी से जो है रक्तता यानी कि कमजोरी इसका लक्षण है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।